मधेपुरा के गांव रामपट्टी के रहने वाले प्रेमवंश कोलकाता में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं और यह पहली बार होगा कि वे किसी साहित्यिक मंच पर अपने विचार साझा करेंगे। और एक मन की बात कहूँ तो अभिजात युवाओं को साथ लेकर चलने वाले साहित्यकार हैं और उनकी रचनाओं में भी युवाओं का प्रयोग व उत्साह दिखाई देता है। मुझे और प्रेमवंश जी को इसी लिहाज से इस कार्यक्रम में उन्होंने जोड़ा है। मैंने उपन्यास पर अपनी बात रखी और अब आप प्रेमवंश जी से सुने कि उन्हें यह उपन्यास कैसा लगा। मेरे आने के पूर्व ही मतलब यह जाहिर हो गया कि मुझे यहाँ पर वक्ता के तौर पर रहने के पीछे क्या मंशा रही। लेखक कहीं ना कहीं चाहते थे कि इस उपन्यास को जिस वर्ग के लिए वह लिख रहे हैं उसकी दृष्टि मैं मुहैया कराऊं, मैं उसका माध्यम बनूं। तो मैंने उसी दृष्टि से इसे पढ़ा भी और आपके सामने रखने की भी कोशिश मेरी वही रहेगी। प्रेम त्रिकोण, लव ट्रायंगल, अगर देखें तो यह आज के समाज में या पिछले कुछ एक दशकों से जो हमारा भोक्ता वर्ग बना है उसके लिए एक बहुत ही रुचिकर एक विषय रहा है। जो हमारे समाज के सर्जक रहे हैं या अभिव्यंजक रहे हैं उन्होंने भिन्न भिन्न माध्यमों से इस विषय पर अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की है और दर्शकों ने, पाठकों ने उसे हाथों हाथ लिया है। इसके पीछे की क्या परिस्थितियां रही, क्या त्रिकोणीयता जो है वह सदा से चली आ रही थी या प्रेम कहीं द्वैत में देखा जा रहा था। अगर देखें तो आदिम काल में जब सभ्यता के आवरण या मुलम में हमें अधिक नहीं चढ़े थे तब हम एक बहु संबंध की स्थापना किया करते थे। संबंध की कोई परिभाषाएं नहीं होती थी, संबंध की कोई रूपरेखा नहीं होती थी और इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन सभ्य होने की प्रक्रिया में हम कहीं ना कहीं इस संबंध को या मानवीय जो ये 60, 70, 80 वर्ष की जो हमारी अवधि होती है, जीवन यापन होता है, इसको एक द्वैत में देखने की परंपरा चली आ रही। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जो एक मुक्त समाज या एक ग्लोबल समाज या संचार क्रांति के बाद का समाज जो निर्मित हुआ वह इस तरह के द्वैत को, बाइनरी को या इसमें अपने आप को रखना, रंधे से छील छील करके पिरोना, उसमें रहना पसंद नहीं करता। वह संबंध निर्वहन के मामले में कहें तो एक परंपरावादी दृष्टिकोण से कच्चा है, इसलिए उसके मन में तमाम तरह की विचलनें आती हैं जो कहीं ना कहीं उसके एक स्थायित्व जो वे ग्रहण कर सकते थे उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है, संबंध का विच्छेद होता है। पूरा का पूरा उपन्यास इसी संबंध के निर्वहन, इसमें चरित्रों का विचलन और उससे प्रदत्त जो विच्छेद है उसको पकड़ने की या उस उहापोह को दर्ज करने की एक कवायद से जान पड़ती है। जब हम देखें इस पुस्तक के बाजार क्षेत्र को तो इस तरह की चीजों को जब समाज स्वीकार करता है या समाज जब इसको जानना चाहता है, अलग अलग संबंध को, अलग अलग अंतर संबंधों को, तो अलग अलग भाषिक क्षेत्रों में, अलग अलग भाषिक समुदायों में इस तरह के उपन्यास, इस तरह के फिल्म, इस तरह के वेब सीरीज बनने की प्रक्रिया तो शुरू हुई। किंतु हिंदी भाषा अभी भी ऐसा माना जाता है कि जो एक नया आता हुआ वर्ग है उसके लिए सामग्री उसके अनुरूप जाकर उसके स्वरूप में मुहैया कराने में अक्षम है। और अगर देखें तो जो मुहैया हो पा रही है उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में आग्रह किया जा रहा है युवा वर्ग की तरफ से,
तो वह कुछ कुछ वैसा ही है कि स्तरीय जो विदेशी संस्करण, विदेशी जो साहित्य है इस तरह के, उसका सतही हिंदी अनुदित संस्करण परोसा जा रहा है। उसमें कथ्य की गुणवत्ता की भी असंख्य रिक्तियां हैं, और जहां जहां वो रिक्तियां नहीं होती है वहां वहां लेखक इजाद कर लेते हैं या उसका वपन करने लग जाते हैं, और उसी चलताऊ शिल्प के बूते पाठकों के सामने परोस दिया जाता है। इन अर्थों में यह उपन्यास टिप टिप बरसा पानी मुझे मानीखेज लगा। अब जो लेखक अंध पश्चिम हो जाते हैं इस तरह के कथानक को कहने में, वह हमारे समय को ना संबोधित कर पाते हैं, ना हमारे समाज को संबोधित कर पाते हैं। वह अनुपस्थित को नए ढंग से उत्पाद्य बनाते हैं और काट छाट कर उसको हिंदीकरण या हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इस उपन्यास को देखें तो यह उपन्यास यदि अपने मिजाज में आधुनिक है, आधुनिकतावादी है, तो कहीं ना कहीं या उपन्यास के कुछ चरित्र, कुछ दृश्य, कुछ पन्ने पारंपरिक जो एक हमारे संस्कार हैं उसके खित्ते को लांघ नहीं पाए, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। यह बताता है कि यह इसमें जो चरित्र आते हैं या इसमें जो चरित्र जिस समाज में रहते हैं वह समाज आधुनिकता के मुहाने पर तो है, पर उस परंपरा को बार बार पीछे मुड़कर बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए रे के तर्ज पर सुनता रहता है या उसको देखता रहता है। तो इस अर्थ में ये जो द्वैत है या ये जो द्वंद्व है, ये जो नाटकीयता है, इस अर्थ में यह उपन्यास उस चीज को दर्ज कर पाता है। अगर देखें द्वंद्वग्रस्त जो पक्ष हमारे सामने आते हैं वह क्या है, तो पहला तो ये वही चरित्र है जिसे जो संस्कार भी ले गए परंपरा से, वह उसमें अनेक तरह की रूढ़ियां हैं, अनेक तरह की बंदिशें हैं। जैसे वय के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने समरूप को या समरूपा को अपना मित्र बनाओ या अपना संबंधी बनाओ। इस तरह के संस्कार उन्हें मिले हुए हैं, लेकिन जो चरित्र का समाज है, बदलता हुआ जो दुनियावी है, चरित्र के सामने जो प्रस्तुत होता है वह उसे बाध्य करता है कि वह परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाए। वह बदलते दुनियावी जो मूल्य है उसके अनुसार व्यवहार करता है और दोनों के बीच एक उहापोह से गुजरता है कि उसे अपने माता पिता या जो भी उनका प्रतिपालन किए उनके प्रति वह बच कर निकलना भी चाहता है और समाज के अनुरूप समाज में घुल मिलकर उस तरह के संबंध भी बनाता है। वहीं अभिभावक को अगर देखें तो अभिभावक भी चूंकि उसी संस्कार के वाहक हैं, उसी संस्कार को खुद भी सीखे हैं और उसके द्योतक भी हैं, तो उनको अपने प्रतिपालनी का ऐसा कदम उठाना एक तरह से संकोच भी तो डालता ही है, शर्मिंदगी भी उन्हें महसूस होती है, लेकिन यह शर्मिंदगी वह व्यक्त नहीं करते क्योंकि वह एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं, इसलिए अपने प्रतिपालनी के प्रति यह बात छुपाते हैं। तो इससे वह भी द्वंद्व में चले जाते हैं। इस द्वंद्व को भी अभिज्ञात जी ने बहुत बारीकी से दर्ज किया है अपने उपन्यास में। वहीं जो कुछ चरित्र हैं वह अपने लिंग के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं या जो एक परंपरा से उन्हें जो भूमिकाएं दी गई है उसी भूमिका में रहते हैं, लेकिन वही चरित्र बहुत उदार जो एक आजकल की अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसको भी वहन करते हैं। वे अपने फटे में टांग अड़ाने पर तो विचलित होते हैं या उसको रोक देते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें चल रही है, उसको जानने में अधिक इच्छुक रहते हैं या उसके जीवन दिशा परिवर्तनकारी जो प्रपंच हो सकते हैं उसका प्रस्ताव देते रहते हैं। और यह कथानक में दिखता है।
कथानक में वैसा ही है जैसा हम समाज को देखते हैं। हम अपने संबंध को, अपने आसपास के समाज में हमारा जिसके साथ संबंध है उसको हम एक स्वीकार कर चुके हैं, वह अव्यक्त परिभाषा के तहत। हमने व्यक्त नहीं किया कि हमारा आपके साथ क्या संबंध है, लेकिन हम उसे स्वीकार कर लिए हैं। यदि इस चीज को कोई पुनर्परिभाषित करना चाहे, कोई आकर कहे कि मैं इस परिभाषा के तहत या इस संबंध में इस रूप से मैं आपके साथ नहीं रह सकता, ये संबंध इस पे आरोपित करूं, तब जो विचलने आएगी उपन्यास में इसी को दर्ज किया गया है। यह तो हुआ कथानक के मिजाज की बात। यदि कथानक के स्वर को देखा जाए तो एक तरह से उन्मुक्तता का स्वर हमें दिखाई पड़ता है। उन्मुक्तता किस तरीके से? सबसे पहले तो चरित्र जो आपस में संबंध बनाते हैं, उसे आज की भाषा में कहें तो वह मिसमैच्ड है। मतलब वह एक तो समान उम्र का नहीं है, इस अर्थ में मिसमैच्ड है, और दोनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उनकी असामान्य वृत्ति है, उसको बियर्डो भी कहा जा सकता है। कुछ कुछ दृश्य में बियर्ड्स वैसे हमें दिखाई पड़ते हैं। वे एक तयशुदा खांचों को तोड़ना चाहते हैं, वे उस रंधों को तोड़ना चाहते हैं जिस रंधे से उन्हें छीला जा सकता है, उन्हें सभ्य बनाया जा सकता है। वे स्थायित्व ग्रहण करने में अक्षम हैं, क्योंकि उनका समाज, उनकी वस्तु स्थिति उन्हें अपने युगीन कारणों से उद्बुद्ध होकर स्थायित्व ग्रहण करने नहीं देते। वे एक दूसरे को घोस्टिंग करते रहते हैं, एक दूसरे को कितना बताना है, कितना छुपाना है, और कब उसे जिंदगी से निकाल देना है, कब उसे मार देना है अपने लिए, इसमें अभ्यस्त दिखते हैं। फ्लिंग की प्रवृत्ति उनमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह के जो एकदम नवातुर जो प्रवृत्ति है, उसको उपन्यास में दर्ज किया है वैज्ञानिक जी ने। चरित्र इंटेंस भावना से ग्रसित हैं, रहते हैं तो पूरा एकदम उग्र, या नहीं रहते हैं तो डल जब होते हैं तो पूरा एकदम नम्ब हो जाते हैं। कहीं बीच में रास्ता नहीं है। हालांकि कुछ एक जगह पर अगर देखें, कुछ एक पन्ने, तो वह दार्शनिकता के भी तलाश में गए हैं, ऐसा नहीं है। वे दुख से यदि ग्रसित होते हैं तो उस दुख निरोधगामिनी प्रतिपद को भी ढूंढने की तलाश करते हैं, बुद्ध के भी शरण में जाते हैं, लेकिन वे फिर अपने युगीन कारणों से जो चीजें हैं उसमें बंध जाते हैं। फिर यदि देखें तो लेखक चरित्र को क्या देते हैं? लेखक चरित्र को चेष्टा करते हैं स्थैर्य देने की, लेखक चेष्टा करते हैं संवेदना देने की, समझ देने की, अनुभव देने की, लेकिन चरित्र इन्हें किस हद तक बचा पाते हैं वो आप लोग भी उपन्यास पढ़ने के बाद जान जाएंगे। कला माध्यमों और विधाओं में एक समन्वय की चेष्टा हमें दिखाई पड़ती है। चैती, कजरी, बाउल, इस सब चीजों का संगीत का समन्वय, और प्रेम, कला, विचार, इस सब को एक अनुसूति में बांधने की चेष्टा। उसी तरह जैसे चरित्र एक दूसरे के साथ अनुसूत हैं, जैसे एक का कोई निर्णय दूसरे के जीवन पर प्रभाव डालेगा, दूसरे का निर्णय तीसरे पर डालेगा, एक लिंक बना हुआ है। इस तरह की चीजें हमें दिखाई पड़ती है। इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट और टिल्ट की भरमार है, जो कि जैसा अनु जी ने भी कहा कि वेब सीरीज उन्हें दिखाई पड़ा, तो हाँ, इसमें कुछ दृश्य दिखाई पड़ते हैं। इसमें एपिसोडिक फॉर्म में, जैसा कि कहा कि अध्यायों के कुछ सेट्स हैं, जैसे कि अध्याय आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस मनोदशा में आपको ले जा रहा है। कुछ गुलाबी, कुछ काले, कुछ निर्वेद, इस तरह की चीजें अध्याय से ही डिसाइड हो जाता है। इसका कथानक पर भी प्रभाव पड़ा है, कथानक की नाटकीयता पर प्रभाव पड़ा है, और ऐसा लगता है कि एक लेखकीय हस्तक्षेप भी आप उसमें हल्का सा देख पाते हैं। तो इस तरह की चीजें हालांकि कुछ बिंदु मुझसे छूट रहे हैं, मैं उसको और पकड़ने की चेष्टा करता, लेकिन इन अर्थों में यह उपन्यास मुझे रुचिकर लगा, और इस उपन्यास का अभी इस समय में आना मुझे एक तरह से हिंदी साहित्य के उपन्यास के प्रति या उसके भविष्य के प्रति आशावान बनाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर।